हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल EduServeOrigin में। दोस्तों आज फिर से लेके आए हैं ग्रुप नंबर 16 यानी पी ब्लॉक एलिमेंट के नीट क्रैश कोर्स में। अब इसके पिछले वाले वीडियो में हमने अपलोड कर चुके हैं ये पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 15। आज अपन डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 16 और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं और जिस टॉपिक से सवाल आए सारे टॉपिक का एक्सप्लेनेशन। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो में शुरू करते हैं। ग्रुप 16 की अगर बात कर ले तो ग्रुप 16 होता है पी ब्लॉक में आपके 15 के बाद, है ना। तो ग्रुप 16 में जो एलिमेंट होंगे ना, कौन कौन से एलिमेंट होंगे ग्रुप 16 में होंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम और पॉलीनियम। ये सारे ग्रुप 16 के एलिमेंट होंगे। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम और पॉलीनियम आर कंस्टिट्यूएंट इन ग्रुप 16। ठीक है, तो ग्रुप 16 में ये सारे एलिमेंट होंगे। दूसरी बात, जो ग्रुप 16 का एलिमेंट होगा ना, जो ग्रुप 16 में जितने भी एलिमेंट है सारे को आप किस नाम से जानोगे? कैल्कोजन एलिमेंट के नाम से, सॉरी चिल्कोजन एलिमेंट के नाम से जानोगे। कैल्कोजन बोलो या चिल्कोजन बोलो ना, इसको क्या बोलेंगे? इन ग्रुप 16 एलिमेंट नॉन एज चिल्कोजन। क्या बोलेंगे इसको? कैल्कोजन या चिल्कोजन, दोनों एक ही बात है। कैल्कोजन, ठीक है, इसको अपन कैल्कोजन के नाम से जानेंगे। दूसरी बात, ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके क्या होंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, यानी उसके अंतिम सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 और NP4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 यानी लास्ट ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6, है ना। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके कुछ ऐसा होंगे। तो ये सारी बातें होती है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके हैं। अब अगर इसमें साइज की बात करो, एटॉमिक साइज की बात करो, एटॉमिक रेडियाई की बात करो, तो एटॉमिक साइज डिपेंड किस पे करेगा? उसके नंबर ऑफ सेल्स पे। तो ग्रुप 16 में अगर डाउन टू नीचे जाओगे ना, है ना, डाउन इन द ग्रुप, देन एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स आल्सो विल बी इंक्रीज। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रुप 6 पी ब्लॉक में, ग्रुप 16 में, इन ग्रुप 16 गोज टू डाउन। तो नीचे जाने पर क्या होगा? एटॉमिक सेल, है ना, नंबर ऑफ सेल विल बी इंक्रीज। नंबर ऑफ सेल क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ सेल विल बी इंक्रीज, देन एटॉमिक साइज ऑल्सो विल बी इंक्रीज। अब इसके एटॉमिक साइज भी दोनों इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज भी इसके बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे और बात कर लो, इंथैल्पी की बात करो या तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो। तो इंथैल्पी की भी बात अगर करोगे तो इंथैल्पी भी ऊपर से नीचे अगर आओगे तो इंथैल्पी क्या होगी? इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगी, इंथैल्पी डिक्रीज करेगी। तो यहां से बात कर लेते हैं इंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 इज डिक्रीज। कब डिक्रीज करेगा? व्हेन वी गोज डाउन द ग्रुप। अगर इस ग्रुप में नीचे जाओ, है ना, नीचे अगर जाओगे तो इसकी एंथैल्पी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 16 इज डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करेगा। व्हेन वी गोज डाउन द ग्रुप। जब इस ग्रुप में अपन कहा जाएंगे? नीचे। तो नीचे जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करेगी, ऐसी बात है। अब यहां पे बात करो, इसको कंपेयर करो, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 से कंपेयर करो। तो कंपेयर करने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? अब जैसे यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ठीक है। ये जब अपन नीचे जाएंगे ना, डाउन, जब डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, साथ में
आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन दोनों ग्रुप में सेम बातें होगी। लेकिन अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना, लेफ्ट टू अगर राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, साथ में आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करता है, दोनों बातें इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 15 और 16 की बात तुलना अगर करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तुलना अगर कर लो तो ग्रुप 16 का मैक्सिमम होता है देन कंपेयर टू ग्रुप 15। तो यहां से हम पर पॉइंट लिख देते हैं। इन ग्रुप 16 electronegativity and ionization enthalpy is greater than compared to ग्रुप 15। ग्रुप 15 के कंपेयर में ग्रुप 16 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होंगे ग्रुप 16 में। तो ये बातें होगी। अब यहां से बात कर लो, आप किसी भी चीजों की बात कर लो, आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 इज इंक्रीज लार्जर देन ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 से ग्रुप 16 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लार्जर होगी क्योंकि साइज छोटे होंगे। सिंपली अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। जब इसके एटॉमिक साइज डिक्रीज करेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगा और साथ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज करेंगे। तीनों बातें इंक्रीज करेगी। तो ये कुछ बातें थी। अब इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगले टॉपिक है इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रुप नंबर 16 के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इसमें पी ब्लॉक के ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेनियम है और पॉलिनियम है। ये सारे एलिमेंट, जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर क्या क्या है। तो इन ग्रुप 16 में जो ऑक्सीजन एंड सल्फर है ये क्या है, आपके नन मेटल। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नन मेटल। इसको क्या अपन लिख देते हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नन मेटल। ये दोनों कैसे हैं, नन मेटल हैं। ठीक है, उसके बाद सेलेनियम एंड टेलेरियम आर मेटेलॉइड्स। ये दोनों सेलेनियम और टेलेरियम कैसे, मेटेलॉइड्स हैं। एंड पॉलिनियम इज मेटल। पॉलिनियम कैसे होंगे, पॉलिनियम जो है वो मेटल। ऑक्सीजन है, सल्फर नन मेटल, सेलेनियम टेलेरियम मेटेलाइट्स हैं और पॉलिनियम कैसे हैं, मेटल। दूसरी बात अब और यहां से बातें कर, ये जो पॉलिनियम है ना, पॉलिनियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। पॉलिनियम कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। पॉलिनियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसकी डिस्कवरी की थी एम क्यूरी, है ना, पोलैंड की थी। वो पोलैंड की थी, इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इस मेटल का नाम क्या हो गया, पोलेनियम। पोलैंड के नाम पे इसका रखा गया नाम पोलेनियम। पोलेनियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और अब देखो, ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी सारे एलिमेंट है, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पॉलिनियम, ये सारे के सारे पॉलीएटमिक यौगिक बनाएंगे, पॉलीएटमिक कंपाउंड बनाएगा। बट ऑक्सीजन केवल डायटमिक बनाएगा। देखो इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन फॉर्म डायएटोमिक। कैसा बनाएगा, ऑक्सीजन फॉर्म डायएटोमिक गैस बनाएगा, डायएटोमिक गैस। बट अदर एलिमेंट, बट इसके अलावा जो एलिमेंट है, बट अदर एलिमेंट फॉर्म्स पॉलीएटमिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन तो O2 बना लिया, ऑक्सीजन क्या बना लिया, O2। लेकिन इसके अलावा जो भी है, जैसे सल्फर है तो सल्फर क्या बनाएगा, S8 बनाएगा, है ना। ये फिर सेलेनियम में क्या बनाएगा, S8 बनाएगा। तो ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, पॉलीएटमिक बनाएंगे। बट ऑक्सीजन केवल और केवल डायएटमिक गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बातें होगी। ठीक है, अब इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे,
तो ये डिपेंड करता है वो आपके कितने जल्दी मेल्ट होंगे, है ना। जितना ज़्यादा मेल्ट होगा, जितना मेल्ट होने के लिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अब यहाँ से अगर ऊपर से नीचे आते हो ना, डाउन में टॉप टू बॉटम अगर आते हो, तो टॉप टू बॉटम आने पर नीचे आपको क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। ऊपर क्या मिलेगा, नॉन मेटल मिलेगा। ऑक्सीजन सल्फर है नॉन मेटल और पोलोनियम है मेटल। तो मेटल को जब हीट करोगे तो हीट करके मेल्ट होने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए। तो ऊपर से नीचे आने पर उसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों कैसे होंगे, इंक्रीज करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। जब ऊपर से नीचे अपन आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज द मेटालिक प्रॉपर्टी। इसके मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेंगे, जिसके कारण इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों कैसे होंगे, इंक्रीज करेंगे। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो गई। अब यहां से नेक्स्ट बात कर लो केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी मेनली रिलेटेड आएगा इसके ऑक्सीडेशन नंबर से। केमिकल प्रॉपर्टीज इसके ऑक्सीडेशन नंबर से। अब ये ग्रुप 16 का सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ठीक है, क्योंकि ये 16 का है। अंतिम सेल में इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका जनरली ऑक्सीडेशन कितना होता है, -2। लेकिन इसके ऑक्सीजन को छोड़कर और जितने भी एलिमेंट हैं सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल करता है ना, +2 +4 +6 तक इस तरह से वेरी करता है। इसमें लिख सकते हैं इन ग्रुप 16 द स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर इज -2, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। ऑक्सीजन कैसा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होगा इस ग्रुप में। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी। देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरिड -2 to +2, है ना। एक ऐसा ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा जैसे OF2, ठीक है, क्या बना लेगा, OF2। OF2 में इसका ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लो तो कितना आ जाएगा, +2। तो ये एक ऐसा एक मात्रा आएगा। बट ये जो अदर एलिमेंट होगा, अदर एलिमेंट हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसा होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो वेरी करेगा +2 +4 एंड +6 तक। ये सारे वेरी करेंगे +2 से +4, +4 से +6, यानी इतने सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे इस ग्रुप नंबर 16, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, सबसे ज्यादा जो कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इन सारे का अगर कोई यौगिक होगा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ग्रुप 16 का, जो कॉमनली ऑक्सीडेशन होगा, है ना, +4 एंड +6, +4 ऑक्सीडेशन नंबर एंड +6 ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉमन, है ना। ये +4 और +6 ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होंगे, कॉमनली ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, +4 और +6। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी। फिर अपन अगले टॉपिक पे आते हैं, बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बिहेवियर की बात करो तो ऑक्सीजन के बारे में आप ये जानते हो कि पी ब्लॉक में ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। जो पूरे पीरियोडिक टेबल है उसमें सेकेंड पीरियड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और पी ब्लॉक में। हालांकि ग्रुप नंबर 16 का सबसे पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, बट उसके पीरियोडिक टेबल में अगर पीरियड की बात करो तो किस पीरियड में वो शिफ्ट है, सेकेंड पीरियड में, है ना। तो यहां पे अगर बात कर ले, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड इन P block element in group 16,
है ना। ग्रुप 16 में तो नहीं, बट पी ब्लॉक एलिमेंट में है। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन जो होंगे वो कैसे होंगे, सेकेंड पीरियड में शामिल होंगे और ग्रुप 16 का सबसे पहला एलिमेंट होगा। दूसरी बात करें, ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू अ स्मॉल साइज, यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी। किस वजह से? क्योंकि उसके साइज जो होंगे वो सबसे छोटे होंगे। पूरे ग्रुप नंबर 16 में उसके साइज छोटे हैं, जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। और सबसे जरूरी बात है, इट्स फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2, है ना। जल में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना। अब दूसरी बातें यहां से कर लो, जल में सबसे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी, है ना। और ये जल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और सबसे बट नॉट फाउंड H2S, यानी H2S में फाउंड, ये H2S में नहीं उपस्थित रहेगा। ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ड्यू टू स्मॉल साइज की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी और इसका जल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, बट H2S में कभी फाउंड नहीं होगा। और इसकी बातें करो ऑक्सीजन का, इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन हैज absence of d orbital, ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल की प्रेजेंस नहीं होती, यानी absence of d orbital due to a small size, then its form p-pi bonds only। कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? केवल p-pi बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, केवल ऑक्सीजन। बट अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 इज फॉर्म p-pi d-pi बॉन्ड। और ग्रुप 16 के अदर एलिमेंट जो होंगे वो कैसे फॉर्मेशन करेंगे? p-pi d-pi बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। बट ये जो है ये केवल p-pi का बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि d ऑर्बिटल की एब्सेंसी होगी। लेकिन इसके अलावा जो ग्रुप 16 का अदर एलिमेंट होगा, सारे के साइज बड़े होंगे, जिसके कारण वो p-pi d-pi बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड में होता है, सेकेंड पीरियड में d ऑर्बिटल होते नहीं है। इसके अलावा जो भी एलिमेंट है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेरियम है, पॉलिनियम है, ये सारे के सारे पास d ऑर्बिटल की प्रेजेंसी होती है, जिसके कारण वो p-pi d-pi बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बट ऑक्सीजन केवल p-pi बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब ये तो बातें हो गई। दूसरी बात, ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी किससे कराना है? रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, यानी ग्रुप 16 की रिएक्टिविटी किससे कराना है? हाइड्रोजन से कराना है। तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, तो जब इसको हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी कराओगे ग्रुप 16 का, तो कैसा बनेगा, है ना। यहां से लिख लेते हैं पॉइंट्स। व्हेन p block group 16 element is react with hydrogen, then form EH2 टाइप कंपाउंड, जहां पे E बराबर क्या होगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पॉलिनियम, ये सारे होंगे। अब जैसे कैसा बॉन्ड बनाएगा देखो, ये H2O बना लेगा, ये क्या बनाएगा? H2S बनाएगा, वो क्या बनाएगा? H2SC बनाएगा, ये क्या बनाएगा? H2TE बनाएगा, और ये क्या बनाएगा? H2PO बनाएगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ बनाएगा, H2E टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये तो हाइड्रोजन के साथ बना दिया। अब इसमें अगर बात करो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करो,
या तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करो, ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन पे। देखो हाइड्रोजन ये इसका साइज कुछ ऐसा, इसका साइज कुछ ऐसा, ये साइज, ये साइज, ये साइज, ठीक है। यहाँ पे बातें समझना। एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें अगर होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, जब ऊपर से अपन नीचे आते हैं ना तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो वो बॉन्ड की लंबाई भी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कम होगी, उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, बॉन्ड वीक होगा। तो जिसकी वीक बॉन्ड होंगे उसके एसिडिक स्ट्रेंथ भी कैसे होंगे, मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो यहां से अगर बात कर ले ये एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा होगा, यहां पे देख लो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा होगा, यानी H2O का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, सबसे कम होगा। H2O का कम होगा किससे, H2S से, H2S का कम होगा H2SC से, H2SC का कम होगा H2P से, ऐसा कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आ गई। यानी जैसे जैसे अगर ऊपर से नीचे आते हैं ना तो साइज बढ़ेगा, है ना, साइज में इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड की लंबाई भी इंक्रीज करेगी। जब बॉन्ड की लंबाई इंक्रीज करेगी तो लंबे बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, तो जितनी ज्यादा आसानी से उस बॉन्ड को तोड़ोगे उतना आसानी से H+ आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो H+ आयन टूट के कहां से निकलेगा आसानी से, तो ये साइज जिसके बड़े हैं वहां से H+ आयन आसानी से निकलेंगे, जिसके साइज छोटे हैं वहां से H+ आसानी से नहीं निकल पाएंगे। अर्थात जो साइज में बड़ा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। और सबसे जरूरी बात यहाँ पे है कि थर्मल स्टेबिलिटी, कौन सी बातें हैं, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, या इसको बोल सकते हो टेम्परेचर स्टेबिलिटी। क्या बोल सकते हो, टेम्परेचर स्टेबिलिटी। अब यहां से देखो सवाल पूछे गए हैं, सवाल पूछे गए टेम्परेचर स्टेबिलिटी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जिसमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा उसकी टेम्परेचर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब एक छोटे साइज के हैं, एक बड़े साइज के हैं। जो छोटे साइज के हैं उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा क्योंकि उसकी बॉन्ड जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम होती है। जो बड़े साइज के होंगे उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा क्योंकि उसकी बॉन्ड की लंबाई अधिक होती है, बड़ी होती है। अब जैसे मान लो कि ये है और ये है, ठीक है, ये छोटे साइज के, इसको मान लो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, ये इसको क्या मान लो, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाया है, ये मान लो हाइड्रोजन और पोलोनियम के बीच में बॉन्ड बनाया। तो किसको तोड़ना आसान होगा, तो बड़े वाले को, क्योंकि बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है, आसानी से ब्रेक होगा। बॉन्ड की लंबाई कम है, आसानी से ब्रेक नहीं कर पाओगे। इसको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसको तोड़ने के लिए कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जिसकी साइज अधिक है उसकी टेम्परेचर स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर स्टेबिलिटी किसकी होगी, H2O की, उसके बाद H2S की, उसके बाद H2SC की, उसके बाद H2PE की, और सबसे कम H2PO की। ये इसकी टेम्परेचर स्टेबिलिटी है और ये सवाल आपके लिए एग्जामिनेशन में आया है, आपके रिट में पूछा गया सवाल टेम्परेचर स्टेबिलिटी का। क्लियर है। तो ये था रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे आप ध्यान देना। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं रिट में, एकदम बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रिलेटेड 2-3 सवाल, 22 में भी इससे रिलेटेड सवाल किया था और 21 में भी आया, 19 में भी सवाल यहाँ से आया। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले टॉपिक पे हम बनाते हैं। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से जब रिएक्टिव करेगा तो ये 2 टाइप का यौगिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, एक डाइऑक्साइड, एक ट्राइऑक्साइड। ग्रुप नंबर 16 जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो 2 टाइप्स के कंपाउंड बनाएंगे, एक डाइऑक्साइड, दूसरा ट्राइऑक्साइड। डाइऑक्साइड में 2 टाइप का बनाएगा। एक कौन सा टाइप बनाएगा, एक बनाएगा आपका EO2 का टाइप और दूसरा कैसा बनाएगा, EO3 टाइप बनाएंगे। 2 तरह का टाइप बनाएंगे जहां पे E बराबर क्या होंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम होंगे, टेलेनियम होंगे और पोलोनियम होंगे, ऐसा कुछ बनेगा। अब जैसे क्या क्या बना सकता है, ये बना सकते हैं आपके O2, है ना, O2 यानी O3 करो, ऑक्सीजन के साथ O3 बना सकता है, SO2, ठीक है, SiO2, उसके बाद टेलेरियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड, उसके बाद पोलोनियम डाइऑक्साइड, PO2, ऐसा कुछ बना सकता है कंपाउंड। ट्राइऑक्साइड के साथ बना सकते हैं SO3, SiO3,
PeO3, है ना, PeO3 ऐसा कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। अब इसमें सबसे जरूरी बात ये होती है कि इस तरह का कंपाउंड तो बनाया है ना, EO3 और EO2 टाइप्स। अब यहां से बात कर लो, यहां से बात कर लो, तो ऑक्साइड का जो डाई ऑक्साइड में जो बात होगी, तो डाई ऑक्साइड में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होगी वो SO2 टू TeO2 ये कैसी होगी, डिक्रीज करेगी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी SO2 टू TeO2 कैसी होगी, डिक्रीज करेगी। यानी यहां से कर सकते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी SO2 ग्रेटर देन SeO2 ग्रेटर देन TeO2। ये बात यहां से आप ध्यान रखना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो यहां से अगर बात कर लो, तो यहां से बात कर लो कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा है ये, रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड TeO2 टेलेरियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है बातें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां से बात आ सकती है, ये जो टाइप का है ना EO2 एंड EO3, ये दोनों टाइप के ऑक्साइड है ना, यहां से लिख सकते हो EO2 एंड EO3 बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर में एसिडिक होंगे, दोनों का दोनों। ये दोनों टाइप्स के जो ऑक्साइड होंगे वो नेचर में कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देना है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सल्फर डाइऑक्साइड का मैक्सिमम होता है, सेलेनियम डाइऑक्साइड से सेलेनियम डाइऑक्साइड का मैक्सिमम होता है टेलेनियम डाइऑक्साइड से, ऐसी बातें आएगी। तो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन हो गया। जो तीसरी बातें हैं वो होगा रिएक्टिविटी विथ हैलोजन। इसके साथ हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी। अब ये हैलोजन के साथ जब रिएक्टिव करेगा है ना, तो 3 तरह का हैलाइड बनाएगा, है ना। कैसा बनाएगा, 3 तरह का हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। ये फॉर्मेशन करेंगे EX6, फिर फॉर्मेशन करेंगे EX4, फिर फॉर्मेशन करेंगे EX2। जहां पे E बराबर क्या होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। X बराबर क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हो जाएगा, ठीक है। E बराबर ये होंगे, X बराबर ये होंगे। ये 3 तरह का कंपाउंड बनेगा। अब जिसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, वो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है, ये कैसा होता है, स्टेबिलिटी। अब इसको स्टेबिलिटी की अगर बात करो तो स्टेबिलिटी ऑफ हैलोजन, स्टेबिलिटी, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी ना, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड। अब किसके साथ बनाएगा तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन के साथ हाईली स्टेबल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद क्लोरीन के साथ, उसके बाद ब्रोमीन के साथ, उसके बाद आयोडीन के साथ। यानी इन सारे कंपाउंड के साथ हाई स्टेबिलिटी हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। अब जिसमें हेक्सा हैलाइड और हेक्सा फ्लोराइड है ना, जो इसमें हेक्सा हैलाइड बना दिया या हेक्सा फ्लोराइड बना दिया, यहां से लिख सकते हैं हेक्सा हैलाइड। हेक्सा हैलाइड का मतलब है कि 6 हैलोजन इसमें शामिल होंगे। अब यहां से बात कर लो हेक्सा हैलाइड एंड हेक्सा फ्लोराइड। हेक्सा हैलाइड एंड हेक्सा फ्लोराइड आर मोर स्टेबल। कैसा होंगे, आर मोर स्टेबल। ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी हेक्सा हैलाइड और हेक्सा फ्लोराइड का। अब जैसे ये बना लिया SiCl6, ठीक है, SiCl6 क्या बना लेगा, SCl6। तो ये हेक्सा हैलाइड हेक्सा फ्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो हेक्सा हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा ना, हेक्सा हैलाइड का फॉर्मेशन जो कर लिया, जैसे मान लो कि सल्फर के साथ 6 Cl है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये टोटल इसके लोन पेयर इक्वल्स टू 0 और बॉन्ड पेयर इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड यानी 6। ये टोटल कैसा बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल बनाएगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएंगे, sp3d। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होंगे इसके, sp3d होंगे। ये ऑक्टाहेड्रल हेक्साहेलाइड या हेक्साफ्लोराइड जो फॉर्मेशन करता है वो कैसा फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करेगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 का। और हेक्साफ्लोराइड जो फॉर्मेशन करेगा, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आप लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, EX6, ये जो फॉर्म करेंगे कैसे करेंगे, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और EX4 कैसा बनाएगा, ये बनाएगा आपका EX4 4 1 5, यानी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। और EX2 के जो टाइप होगा वो कैसा बनाएगा, ये बना लेंगे आपके EX2 टाइप का 1 2 3 4, ये बनाएंगे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ऐसा कुछ बनाएगा। इसके हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे sp3d 3 4 5, sp3d2, इसका हो जाएगा sp3d और इसका हो जाएगा sp3। ठीक है, ये बातें हो जाएगी। अब यहाँ से जो टेट्राफ्लोराइड का मैक्सिमम टेट्राफ्लोराइड बनाता है ना यौगिक, जैसे ये बनाया सल्फर के साथ SF4 या बना लिया ClF4, तो जो मैक्सिमम टेट्राफ्लोराइड बनते हैं तो वो गैसियस स्टेट में होते हैं, है ना। वो सल्फर के साथ अगर टेट्राफ्लोराइड बना तो गैसियस स्टेट में होगा, बट सेलेनियम के साथ बना तो लिक्विड में, और टेरेनियम के साथ बना तो सॉलिड में। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो ये बन गया SF4 या बन गया SeF4, है ना, या तो फिर बन गया TeF4। तो ये जो SF4 बनेगा ये कैसा होगा, गैसियस स्टेट में होगा, और ये कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे। और टेलेनियम के साथ जो टेट्राफ्लोराइड बनेगा वो कैसे फॉर्म में बनेंगे, वो सॉलिड के फॉर्म में बनेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, ये आपके सॉलिड के फॉर्म में बनेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें थी, है ना। इसके बाद अपन करेंगे डाई ऑक्सीजन की बातें कर लेंगे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डाई ऑक्सीजन मतलब O2, डाई ऑक्सीजन मतलब O2। अब ये डाई ऑक्सीजन का फॉर्म जो लेबोरेटरी मेथड से होगा, है ना, वो होगा क्लोरेट के। क्लोरेट को जब हीट करोगे मैग्नीशियम मैग्नेट पर मैग्नेट के साथ, तो वो क्या फॉर्म करेगा, डाई ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। ये इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है, क्लोरेट यानी KClO3 को जब इसको MnO4 एज ए कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में इसको जब हीट कराओगे, है ना, तो ये सीधे क्या फॉर्मेशन होगा, ये सीधे बना लेगा 2KCl और प्लस 3O2, ये डाइऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। और इसकी थर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से भी कर सकते हो। किससे कर सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से भी डाइऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपन क्या करेंगे, किसी मेटल को लेंगे, है ना, मेटल ऑक्साइड से, ये ले लो आप मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को जब हीट कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये सिंपली बन जाएंगे मेटल और साथ में डाई ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से 4 से कर दो तो ये बन जाएगा। अब ले लो Hg, है ना, मरकरी, इसको जब हीट करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, Hg 2 मोल ऑफ, और यहाँ से डाइऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ले लो PbO, है ना, PbO2 लेड ऑक्साइड, इसको जब अपन हीट कराएंगे तो ये बन जाएंगे Pb 2 मोल ऑफ Pb मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ से 2 मोल ऑफ O2। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन कुछ हो जाएगा ऐसा। तो ये सिंपली PbO2 को क्या करोगे, 2PbO बन जाएगा, है ना, 2 से भी होगा। तो ये डाई ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे अपन थर्मल स्टेबिलिटी। जो डाई ऑक्सीजन की बात आएगी, वो डाई ऑक्सीजन कैसा होता है, डाई ऑक्सीजन इज कलरलेस। कभी कलर देखे हो डाई ऑक्सीजन का, डाई ऑक्सीजन में कभी कलर देखे हो, है ना, ब्लू, पीला, येलो, ऐसा कुछ नहीं। तो डाई ऑक्सीजन इज कलरलेस एंड ओडरलेस। कैसा, रंगहीन और गंधहीन। ओडरलेस मतलब स्मेललेस होता है, गंधहीन होता है। ओडरलेस डाई एटॉमिक गैस, ये कैसा है, डाई एटॉमिक गैस। ऑर्डरलेस एंड कलरलेस, ये डाई एटॉमिक गैस है। अब इसकी जो स्टेबिलिटी होती है ना, ये इट्स स्टेबिलिटी इन वाटर इज टू
एक्सटेंड 3.8 सेंटीमीटर क्यूब टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक इसका स्टेबिलिटी एक्सटेंड करता है 3.8 सेंटीमीटर क्यूब से, है ना। ये कितना तक एक्सटेंड करेगा, ये 100 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब तक एक्सटेंड करेगा। टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, एट 293 केल्विन टेम्परेचर, इस पे एक्सटेंड करेगा। ये जो उसके बाद ये डायरेक्टली जो रिएक्ट करेगा ना, वो मेटल और नॉन मेटल से नियरली, ये सभी मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा। यहां से लिख सकते हो डाई ऑक्सीजन इच react with all metals and non-metals, सभी मेटल्स और नॉन मेटल के साथ ये डायरेक्टली रिएक्शन करेगा डाइऑक्साइड। अब इसी का एक एलोट्रोप आता है जिसका नाम है ओजोन। क्या नाम है इसका, ओजोन। ओजोन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कैसा होता है, O3। ठीक है, ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा, O3। अब ओजोन जो है, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो डाई ऑक्सीजन को जब ऑक्सीजन से हिट कराओगे तो सिंपली ओजोन बनेगा। जब ओजोन को रिएक्ट कराओगे ना, हिट कराओगे, तो ये सीधे क्या फॉर्म हो जाएगा, ऑक्सीजन और डाई ऑक्सीजन में फॉर्मेशन कर देगा, सिंपल। तो ओजोन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, तो इस तरह से अपन बना सकते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 2 2 2 2 2, ठीक है, ये है डाइऑक्साइड। इसके जब रिजोनेंस बनाओगे तो रिजोनेंस बनाने में बस कुछ नहीं, इसके जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ से बॉन्ड कर लो 2, है ना, फिर यहाँ से 2 2 2 2 2, ठीक है, ये स्टेबिलिटी। और ये ओजोन है ना, O3 इज ए हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा बिहेव करता है, ओजोन जो बिहेव करेगा वो कैसा बिहेव करेगा, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा ओजोन बेस, ठीक है, ऐसी बात है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बातें आएगी, है ना, ओजोन की तो बातें हो गई, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगा, है ना, इसी में अब सल्फर की बात आएगी। ये तो ऑक्सीजन की बातें हो गई, सल्फर, एलोट्रोप ऑफ सल्फर, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, है ना। अल्फा सल्फर को एक बोलेंगे मोनोक्लिनिक एक सल्फर होता है, तो सिंपली उसकी बात कर लेंगे अपन। जल्दी से इसका आपस की शॉट ले लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपन करवा लेंगे। इलेक्ट्रोपिक ऑफ सल्फर, सल्फर के इलेक्ट्रोपिक 2 तरह का सल्फर होता है ना। एक पहला होगा आपका अल्फा सल्फर, कैसा, अल्फा सल्फर, जिसको आप किस नाम से जानोगे, इसको रोहम्बिक भी बोल सकते हो, रोहम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर यानी रोहम्बिक सल्फर। अब ये देखो, अल्फा सल्फर का जो कलर होता है ना, येलो, किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। अब इसको कुछ टेम्परेचर पे हीट करा के अपन फॉर्म कर सकते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं दिस एलोट्रोप, यानी सल्फर का जो एलोट्रोप है, दिस एलोट्रोप इज येलो इन कलर। कैसा होगा, येलो इन कलर, कलर में येलो होंगे, ठीक है, येलो इन कलर। अब साथ में इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे ना, है ना, मेल्टिंग पॉइंट इज 385.8 केल्विन। इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे 385.8 केल्विन होगा। अब अल्फा सल्फर जो होंगे, सबसे जरूरी बात है, अल्फा सल्फर इज सोलुबल इन वाटर, अल्फा सल्फर इज सोलुबल इन इनसोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन वाटर। जब इसको वाटर में घोलना चाहो तो वाटर में नहीं घुलेगा। अल्फा सल्फर को जब पानी में डालो, उसको डिजोल्व करना चाहो तो पानी में डिजोल्व नहीं होगा, वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। कुछ वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें डिजोल्व हो जाएगा, जैसे बेंजीन में ये पूरी तरह डिजोल्व हो जाएगा, है ना। फिर CH2 एक कार्बन डाइसल्फाइड एक ऐसा कंपाउंड होता है, उसमें ये धीरे धीरे रेडियली डिजोल्व हो सकते हैं, इनसोल्युबल इन वाटर। और इसमें लिख सकते हो बट डिजोल्व टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, यानी बेंजीन की कुछ अमाउंट में, है ना, कुछ बेंजीन की कुछ अमाउंट में डिजोल्व हो सकता है। सम एक्सटेंट इन बेंजीन,
कॉमा फिर एल्कोहल, एल्कोहल में भी डिजोल्व हो सकता है, और साथ में ईथर, ईथर में भी डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, अल्फा सल्फर पानी में डिजोल्विटी इसकी नहीं होगी, तो डिजोल्विटी कहाँ होगी, सम एक्सटेंट इन बेंजीन, कुछ मात्रा कुछ अमाउंट बेंजीन का डालो तो डिजोल्व हो जाएगा, या तो फिर इसके एल्कोहल में डालो तो डिजोल्व हो जाएगा, या फिर ईथर में डालो तो भी ये डिजोल्व हो जाएगा। अब दूसरी बात इसकी आएगी, इट इज रेडियली डिजोल्व इन कार्बन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2, CH2 में रेडियली ये डिजोल्व हो जाएगा, सेम बात। ठीक है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये दूसरा जो है उसको बोलेंगे अपन बीटा सल्फर। क्या बोलेंगे इसको, बीटा सल्फर। अब इसका नाम है मोनोक्लिनिक। क्या नाम है इसका, मोनोक्लिनिक। ठीक है, बीटा सल्फर मतलब मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। अब ये मोनोक्लिनिक क्या होता है, सिंपल, बीटा सल्फर इज सोलुबल इन CH2। इसको CH2 में ये भी सोलुबल हो जाएगा, बीटा सल्फर जो होगा CH2 में इसकी भी डिसोल्युबिलिटी हो जाएगी, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बीटा सल्फर इज 393 केल्विन, यानी 393 केल्विन इसके मेल्टिंग पॉइंट होंगे, इसके मेल्टिंग पॉइंट 385 होंगे। ठीक है, तो ऐसी बातें होगी। अब बीटा सल्फर जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो बीटा सल्फर का, बीटा सल्फर यहां से लिख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ बीटा सल्फर, स्ट्रक्चर ऑफ बीटा सल्फर। कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, एज ए निडल। कैसा, निडल के जैसा, निडल देखिए ना, निडल उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, एज ए निडल के जैसा स्ट्रक्चर होगा। अब ये ट्रांसफॉर्म होता है, बीटा सल्फर जो ट्रांसफॉर्म होगा, तो यहां से लिख सकते हो अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो 393 केल्विन। 393 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पर जो अल्फा सल्फर होंगे वो कैसा होंगे, स्टेबल होंगे, एंड इट्स ट्रांसफॉर्म, ये किस में ट्रांसफॉर्म करेगा, एंड इज ट्रांसफॉर्म इन बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर से ये अपन बीटा सल्फर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अल्फा सल्फर जो होगा 393 केल्विन टेम्परेचर पर ये कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। अब 393 केल्विन स्टेबल होंगे, उसके नीचे तापमान पे, और उसके नीचे तापमान पे ही ये क्या हो जाएंगे, बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी बातें। अब इसके दो तरह का स्ट्रक्चर होंगे, एसेट है ना, एसेट और S6। तो दो तरह का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ध्यान से देखो, ये है सल्फर और ये है सल्फर। दूसरा, इसको ऐसा कुछ कर लो, फिर ये है सल्फर, ये है सल्फर। ये बातें हो गई। कितना स्ट्रक्चर है, S8 का। फिर ये है सल्फर और ये है सल्फर, फिर ये सल्फर यहाँ पे कर लो, ये सल्फर यहाँ पे कर लो। ठीक है, ये सल्फर यहाँ से कर लो। अब इसको आपस में मिला दो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इसको आपस में मिला दो, कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा, ये हो गया एसिड। अब दूसरा जो बनता है, ये सल्फर और ये सल्फर, ये कुछ ऐसा। फिर उसके बाद ये बीटा सल्फर है ना, बीटा सल्फर की बात कर लो, ये सल्फर सल्फर, फिर यहाँ से सल्फर, फिर ये सल्फर कर लो, फिर ये सल्फर कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो कुछ, ये कुछ ऐसा है। ये सल्फर की बातें यहाँ से, ये और ये सुई के जैसा होता है ना, ये निडल के जैसा स्ट्रक्चर होगा। थोड़ा सा और ऊपर उठेगा, ये थोड़ा सा और ऊपर उठेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है,
थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, अब ये सही है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर होते हैं 254 117 डिग्री, ऐसा कुछ टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये सल्फर की बातें होगी। अब इसमें अपन बात कर लेते हैं ऑक्साइड का। ये ऑक्साइड की बात कर लेंगे। सल्फर का ऑक्साइड क्या क्या हो सकता है ना? सल्फर के ऑक्साइड क्या क्या हो सकते हैं? ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, तो सल्फर का ऑक्साइड क्या क्या हो सकता है? H2SO3 है ना, H2SO4, फिर H2H2O7, फिर क्या हो सकता है H2H2O8 है ना, वगैरह वगैरह। तो ये सारे सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं। अब ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे कौन कौन OO बॉन्ड बनाएगा, कौन OO बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो सबका अलग अलग बातें आएगी इसमें। अब सबके अलग अलग बातें, कौन OO बॉन्ड बनाएगा, कौन OO बॉन्ड नहीं बनाएगा, H2H2O5, ये बातें आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें जल्दी से आप हेडिंग बना लो, फिर हम इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें कौन कौन सा O बॉन्ड बनाएगा, कौन OO बॉन्ड नहीं बनाएगा, सबको हम बाय स्ट्रक्चर को देख लेंगे जल्दी से। इसमें सारे का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं ताकि उसमें पता चल जाए किसमें OO बॉन्ड होगा, किसमें नहीं होगा। यहाँ से सवाल आते हैं आपके नीट में। सबसे पहले H2SO4, H2SO3, H2SO3 सल्फर, सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन, 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये बन गया H2SO3 का। इसमें कोई OO बॉन्ड नहीं है, ये पहली बातें हो गई। दूसरी H2H2O3 का कर लो, सल्फर, उसके बाद सल्फर। ठीक है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, उसके बाद कौन से 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, ये बातें होगी H2SO3 का। H2SO4, H2SO4, ठीक है, सल्फर सल्फर, सॉरी एक ही सल्फर, सल्फर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड OH OH, H2SO4 हो गया, H2SO4, H2H2O5, H2H2O5, 2 सल्फर, सल्फर सल्फर, 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 OH H, ये कुछ ऐसा बन गया। उसके बाद आ जाओ H2H2O7, H2H2O7, इसका नाम है ओलियम। ठीक है, ओलियम, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH साथ में OH, ये हो गया H2H2O7 का। H2 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आ जाओ H2H2O8 का, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, 2 2 4 5 6 7 और ये 8, ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर को ध्यान देना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, है ना। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, आप उसमें बना सकते हो। यहाँ पे सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ये उसमें से सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कौन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सॉरी, और किसमें OO बॉन्ड होता है, किसमें OO बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगले टॉपिक सल्फ्यूरिक एसिड के जो प्रिपरेशन अपन करेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस से करेंगे, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला इसका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड इट इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस से अपन सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब इसमें कैसे होगा, तो सबसे पहले सल्फर को पायरोलाइट कार्बोनेशन, सल्फर को डाइऑक्सीजन से रिएक्शन करके पहले क्या बनाओगे, सल्फर डाइऑक्साइड, पहला स्टेप में। ठीक है, जब वो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा तो उस सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करवाओगे, तो ऑक्सीडाइज कराने पर ये क्या बन जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। वंस अगेन ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए जो ऑक्सीडाइज कराओगे तो उसमें एक कैटलिस्ट की जो प्रेजेंसी होगी उसका नाम होगा वेंडियम पेंटाऑक्साइड। क्या नाम होगा इसका, वेंडियम पेंटाऑक्साइड। इस कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में कराना है वेंडियम पेंटाऑक्साइड। अब ये SO3 को क्या कराना है,
SO3 को वाटर के साथ, ठीक है, जैसे SO3 को वाटर के साथ कराओगे, वाटर के साथ इसको जैसे ही कराओगे, वाटर नहीं कराना है, SO3 को H2SO4 के साथ, SO3 को H2SO4 के साथ जैसे रिएक्शन कराओगे ये ओलियम में कन्वर्ट होगा, H2H2O7 ओलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इस ओलियम को, ये जो ओलियम बनेगा ना, इसका नाम होगा ओलियम। ओलियम, इस ओलियम को जब जल के साथ रिएक्शन कराओगे ये आपके कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि 98% कॉन्सेंट्रेट होंगे, यानी प्योर होंगे, ठीक है। यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या सवाल अभी तक पूछा गया है, हम इसमें अपन जो भी है इस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, ग्रुप नंबर 16 में, तो क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से आए गए हैं, सारे क्वेश्चंस को अपन देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट से सवाल, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है आपका सबसे पहला, ये ग्रुप नंबर 16 से टेम्परेचर स्टेबिलिटी से ही सवाल है और बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चंस है आपके, बॉन्ड लेंथ वाले पे सवाल होंगे। क्वेश्चंस क्या है देख लो, ये है सवाल आपका, विच ऑफ द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी, correct thermal stability order for H2E, जहां पे E बराबर क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पॉलिनियम। ये ऑप्शन भी दे रखे हैं, 19 के सवाल हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखा, H2SC, H2TE, H2PO, H2S, H2O। बी नंबर ऑप्शन आपके पास दे रखे, H2O, H2S, H2TE, H2PO और H2SC। सी नंबर यहां से ऑप्शन दे रखे, H2PO, H2TE, H2SC, H2S, H2। बी नंबर H2O, H2PO, H2S, H2SC, H2T, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछे गए हैं नीट 2019 में। क्या आपको बताना है टेम्परेचर स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो टेम्परेचर स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे होगा, तो बीच ऑफ द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो कौन सा इसके स्टेबिलिटी अधिक होंगे, किसके कम होंगे। तो टेम्परेचर, अब जिस कंपाउंड का साइज छोटा होगा, जिस हाइड्राइड का जो साइज छोटा होगा, तो साइज छोटे होने पर उसके बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगाना होगा। तो टेम्परेचर स्टेबिलिटी किसकी कम होगी, तो जिसका साइज बड़ा है उसका टेम्परेचर स्टेबिलिटी कम, जिसका साइज छोटा है उसका टेम्परेचर स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे बड़ा साइज पोलिनियम का और सबसे छोटा साइज ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलिनियम, टेलेनियम, ये सी नंबर अरेंजमेंट आपका करेक्ट है। ये 2019 का सवाल है, बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है एसिडिटी ऑफ ड्राइप्रोटिक एसिड। क्वेश्चन है आपके पास एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन aqueous solution increase the order। एसिडिटी बताना है। ऑप्शन नंबर है H2S, H2SC, H2TE। ऑप्शन नंबर बी H2SC, H2S, H2TE। ऑप्शन नंबर सी H2TE, H2S, H2SC। ऑप्शन नंबर डी H2SC, H2TE और H2S। ये आपके, ये भी सवाल आपके पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एसिडिटी ऑफ ड्राइप्रोटिक, तो डाइप्रोटिक सारे के सारे डाइप्रोटिक है, तो एसिडिटी बताना है। तो एसिड के बारे में आप ये जानते हो कि ये अगर है
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पॉलीविटनम। ठीक है, यहाँ से ड्राई प्रोटीन बनाएगा H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO। तो ऊपर से नीचे आने पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जो सबसे नीचे होगा हाईली एसिडिक होगा, जो सबसे ऊपर लेस एसिडिक होगा। तो ये सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम है ना, तीनों में ही तुलना करना है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर के कौन होंगे, तो सबसे ज्यादा होंगे सल्फर, से ज्यादा होंगे सेलेनियम, और सेलेनियम से ज्यादा होंगे टेलेनियम। तो ये ऑर्डर आपका सही है। इसमें ऑप्शन, आप इसमें ऑप्शन मैच करवा लो, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, ये ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये आपके नीट के सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेट 2020 का, CO, BaO, बेरियम ऑक्साइड, Al2O3 और उसके बाद Cl2O7। यहाँ पे आपके पास ये दे रखा बेसिक मीडियम, उसके बाद क्या दे रखा, न्यूट्रल, उसके बाद क्या दे रखा, एसिडिक और उसके बाद एम्फोटेरिक। अब इसको मिलान करवाना है। ये सवाल आपके नीट 2020 के कब पूछे गए क्वेश्चंस, नीट 2020 में मिलान करवाना है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बेरियम ऑक्साइड, ये ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है इस ब्लॉक का। तो बेरियम ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं। Al2O3 ये एम्फोटेरिक होते हैं, कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। Cl2O7 ये कैसे नेचर के होंगे, एसिडिक के नेचर के होंगे। तो ये सवाल आपके 2020 में पूछे गए हैं। एक सवाल इसी से रिलेटेड और है, ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चंस, द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मोलिक्यूल्स यानी O3। ओजोन मोलिक्यूल का एंगुलर शेप क्या होगा, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ऑप्शन बी 1 सिग्मा एंड 1 पाई, ऑप्शन नंबर सी 2 सिग्मा एंड 1 पाई, ऑप्शन नंबर डी 2 सिग्मा एंड 2 पाई। तो ओजोन का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ओजोन, तो ओजोन कैसा बनता है, ये बन जाता है ओजोन कुछ ऐसा, O सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और ये कुछ ऐसा, ठीक है। ये तो इस ओजोन के पास कितने सिग्मा कितने पाई, तो इस बॉन्ड को क्या बोलोगे आप, इसमें सिग्मा कितने हैं, इसमें 1 पाई है, और ये सिग्मा यानी 2 सिग्मा 1 पाई, तो 2 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। ये आपके आंसर सही है। तो ये सवाल कब पूछा था, ये भी आपके नीट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्लियर है। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन 2 क्वेश्चंस और है, उसको ओपन कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। चलिए सवाल पे आते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर हैज OO लिंकेज, OO लिंकेज, यानी किस सल्फर के पास OO लिंकेज है, H2SO3 B, H2SO4 C नंबर, H2H2O8 B नंबर, H2H2O7। अब ये क्वेश्चंस आपके
नीट 2020 में पूछा गया। इसके पहले अभी हमने ये सल्फर के ऑक्साइड के बारे में हमने पढ़ रखा था, तो किसमें ओ लिंकेज बन रहा था, तो ओ लिंकेज बन रहा था सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ओ लिंकेज किसमें बन रहा था, किसमें बन रहा था, ओ लिंकेज। तो राइट आंसर इज द सी नंबर। तो स्ट्रक्चर बना के देख लो, ऐसा क्वेश्चन आता है। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द करेक्ट फार्मूला ऑफ ओलियम फॉर द फॉलोइंग। तो ओलियम का फार्मूला क्या होगा, ये 2019 का सवाल है नीट में, ठीक है। ओलियम का फार्मूला इसमें आपको बताना है H2O7 H2O8 सी नंबर, H2SO4 डी नंबर, H2O3। तो ओलियम का सूत्र होता है H2O7, ठीक है। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। अगला सवाल जो 2022 में पूछा गया है सवाल, इसी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिया है। तो पहला स्टेटमेंट था स्टेटमेंट फर्स्ट क्या था, स्टेटमेंट फर्स्ट हम नीचे लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड इज H2O H2AC H2PB, ठीक है। यह स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट सेकेंड है, यह स्टेटमेंट फर्स्ट है। स्टेटमेंट सेकेंड क्या कहता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड इज इंक्रीज बाई द इंक्रीज ऑफ मोलर मास, इंक्रीज ऑफ molar mass. Option, a statement first and a statement second both are incorrect. Option B, a statement first and a statement second both are correct. A statement first is incorrect and a statement second is correct. D number, a statement second is incorrect and a statement first is correct. चलिए, ये रहा सवाल आपके पास, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड इज H2O H2AC H2T। तो क्या ये जो हाइड्राइड ग्रुप 16 के जो हाइड्राइड है उसके बॉइलिंग पॉइंट यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ये सही है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का ये सही ऑर्डर नहीं है। अगर बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करो तो बॉइलिंग पॉइंट का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, वाटर का होता है, H2O का, क्योंकि H2O जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज, इसके साइज स्मॉल होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होंगे। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी काफी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसके कारण H2O की बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगी, H2T की बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगी। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ये अरेंजमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड इज इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग ऑफ मोलर मास। क्या किसी कंपाउंड के मोलर मास बढ़ने से उसके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। किसी भी कंपाउंड का मोलर मास बढ़ जाने से उसके बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ते, बल्कि साइज छोटे होने से उसके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट सेकेंड भी रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर इनकरेक्ट। और ये सवाल आपका आया है नीट 2022 का क्वेश्चन से, बेहद ही सस्ते से सवाल है। तो ग्रुप नंबर 16 से
पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 16 से जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं 4-5 सालों के अंदर, सारे टॉपिक का बेहतर डिस्कशन और सारे क्वेश्चंस का अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया। आई होप कि ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आया होगा, सारी चीज़ें एक एक बातें अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।